Welcome in the next session of economics. नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, जिसे मनी इनकम या नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहा जाता है. इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर आर वैल्यूड एट करंट प्राइसेस, दैट इज प्राइसेस प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर, वी गेट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. अगर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को चालू कीमतों पर लिया जाएगा, करंट प्राइसेस पर, यानी कि वो कीमतें जो इस साल प्रचलन में हैं, तो उससे जो हमें नेशनल इनकम प्राप्त होगी वो कहलाएगी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, जिसे रियल नेशनल इनकम कहा जाता है. इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर आर वैल्यूड एट कांस्टेंट प्राइसेस, that is prices of the base year, we get national income at constant prices. फिलहाल हमारा बेस ईयर चल रहा है 2011-12. अगर नेशनल इनकम को 2011-12 में जो कीमतें थी उसके आधार पर निकाला जाएगा, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू उस कीमत पर ली जाएगी जो कीमतें सन 2011-12 में थी, तो उससे जो हमें नेशनल इनकम प्राप्त होगी वो कहलाएगी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, और वही कहलाती है रियल नेशनल इनकम. यानी कि बेस ईयर के आधार पर अगर हम लोग निकाल रहे हैं नेशनल इनकम, तो वही कहलाती है रियल नेशनल इनकम. नेक्स्ट, अब देखिएगा एग्जाम्पल. अगर आउटपुट 2011-12 का है 5000 यूनिट्स और प्राइस था 2011-12 में 10 रुपीज पर यूनिट, तो जीडीपी कहलाएगा 50,000 रुपीज. यानी कि आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से, जिससे जीडीपी निकल के आएगा, और जीडीपी से ही हम लोग निकाल सकते हैं बाद में नेशनल इनकम, उन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर जो फॉर्मूले आपको बेसिक फॉर्मूले सिखाए गए थे. 2019-20 में आउटपुट था 4000 यूनिट्स और प्राइस थी 20 रुपीज पर यूनिट. तो 2019-20 की जो जीडीपी निकल के आएगी वो आएगी 80,000 रुपीज. यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि जीडीपी 50,000 से 80,000 पर आ गया, क्योंकि 2019-20 में जो ये हमने जीडीपी निकाली है ये करंट प्राइस पर निकाली है. अगर हमें ये देखना है कि सचमुच हमारी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो हमें प्राइसेस को कांस्टेंट लेना चाहिए. यानी कि आउटपुट तो 2019-20 का ही लेंगे 4000 यूनिट्स, लेकिन प्राइस 20 रुपए की बजाय 10 रुपए लेंगे, यानी कि बेस ईयर का प्राइस. तब यहां पर हमें दिखाई देगा कि जीडीपी जो था वो 40,000 था. ये जो 80,000 आपको जीडीपी दिखाई दे रहा है ये नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कहलाएगा. अगर इसके आधार पर हम फाइंड आउट करते हैं नेशनल इनकम, वरना ये कहलाएगा जीडीपी एट करंट प्राइस. सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग प्राइस को कांस्टेंट मान लें, यानी प्राइस वही लेंगे जो 2011-12 में था, यहां पर 20 रुपए की बजाय हम लोग 10 रुपए प्राइस लेंगे, तो इससे जो हमें जीडीपी प्राप्त होगा और इसकी वजह से जो नेशनल इनकम निकलेगी वो कहलाएगी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, यानी कि रियल नेशनल इनकम. अगर हमें कंपेयर करना है तो हम लोग 2011-12 के जीडीपी से कंपेयर करेंगे 2019-20 के जीडीपी को, लेकिन कांस्टेंट प्राइस पर. तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जीडीपी घट गया है, 50,000 से 40,000 पर आ गया. लेकिन अगर हमने करंट प्राइस पर निकाला तो वो दिखाई देगा कि बढ़ गया है, और ये बढ़ गया केवल कीमतों की वजह से. आप देख रहे हैं कि यहां पर आउटपुट 5,000 से 4,000 यूनिट्स पर आ गया है, यानी कि आउटपुट देश का घटा है. तो फिर जीडीपी भी घटना चाहिए, लेकिन यहां पर जीडीपी बढ़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए थे, इसीलिए. यही कारण है कि हम लोग प्राइसेस को मान लेते हैं कांस्टेंट और फिर निकालते हैं नेशनल इनकम, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी इकोनॉमी में रियल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है. इसीलिए इसे बोलते हैं रियल
जीडीपी या फिर रियल नेशनल इनकम। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अगर हमारे पास नॉमिनल जीडीपी है यानी कि करंट प्राइस पर, और हमें उसे कन्वर्ट करना है रियल जीडीपी में, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर एक प्रकार का इंडेक्स नंबर होता है जो हमें यह शो करता है कि प्राइसेस का लेवल कितने % पहले से बढ़ा है या घटा है। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप जीडीपी। अर्थात जीडीपी डिफ्लेटर एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस को शो करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस लेवल है एवरेज, वो कितना बढ़ा है या कितना कम हो गया है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर यानी कि इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस फॉर्मूले से हम लोग नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में या रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन हो वो पुट कर दीजिएगा, जो अननोन वैल्यू है वो अपने आप निकल आएगी। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम को निकालने का एडवांटेज क्या है? नेशनल इनकम मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस ट्रूली रिफ्लेक्ट द रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कंट्री, वेयर एज नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डज नॉट। अर्थात अगर हम लोग नेशनल इनकम निकाल रहे हैं कांस्टेंट प्राइसेस पर, तो वही हमें सही रूप से दिखाएगा कि हमारे देश के फिजिकल आउटपुट में यानी कि प्रोडक्शन में कितना बदलाव आया है, जबकि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस ऐसा शो नहीं करता, क्योंकि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस तो केवल प्राइसेस के बढ़ जाने पर भी हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन रियल नेशनल इनकम केवल तभी बढ़ेगी जब रियल में आउटपुट बढ़ेगा देश के अंदर। इट इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द रियल डेवलपमेंट कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि रियल नेशनल इनकम से ही हम लोगों को पता चलता है कि हमारे देश में डेवलपमेंट कैपेसिटी कितनी विकसित हुई है, यानी कि उत्पादन क्षमता में कितना विकास हुआ है। ये रियल नेशनल इनकम से ही पता चलता है, नॉमिनल नेशनल इनकम से ऐसा पता नहीं चलता। नंबर 2, रियल नेशनल इनकम एनेबल्स अस टू मेक अ ईयर टू ईयर कंपैरिजन ऑफ चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हम लोग अपने ही पिछले वर्षों से अपने इस साल के वर्ष की इनकम को कंपेयर कर सकते हैं नेशनल इनकम को, और पता चल जाएगा कि हमारी इनकम पहले से बढ़ी है या घटी है। अगर रियल नेशनल इनकम है तभी ये काम का होगा, नॉमिनल नेशनल इनकम अगर है तो वो हमारे काम की नहीं होगी, उससे हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, रियल नेशनल इनकम इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन्स। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग तुलना कर सकते हैं कि हमारी नेशनल इनकम दूसरे देशों के कंपैरिजन में कैसी है। रियल नेशनल इनकम इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रेफरेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट, इसके बाद है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो पहले समझिए रियल जीडीपी का मतलब क्या है। उससे पहले आपको बताया गया यहां पर जीडीपी का मतलब क्या है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जीडीपी इज ब्रॉडली सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ज्योग्राफिकली बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर में हमारे देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, वही नेक्स्ट टॉपिक है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। लेकिन पहले हम लोग ये पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जीडीपी इज ब्रॉडली सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ज्योग्राफिकली बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। यानी एक पर्टिकुलर ईयर में हमारे देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को पैदा किया गया है, उन्हीं सब की वैल्यू को कहा जाता है जीडीपी। जीडीपी कैन बी मेजर्ड इन 2 ways।
जीडीपी को भी दो प्रकार से निकाला जा सकता है, जैसे कि पिछले पेज पर हमने पढ़ा था, करंट प्राइसेस पर भी या फिर कांस्टेंट प्राइसेस पर भी। करंट प्राइस का मतलब वो प्राइसेस जो उस साल की हैं, और कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब प्राइसेस प्रिवेल्ड इन द बेस ईयर। और फिलहाल हमारा बेस ईयर चल रहा है 2011-12। हो सकता है भविष्य में ये चेंज हो जाए, क्योंकि ये हर कुछ सालों बाद चेंज कर दिया जाता है। तो अगर हम लोग जीडीपी को फाइंड आउट कर रहे हैं करंट प्राइस पर, तो वो कहलाएगा नॉमिनल जीडीपी। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी आर वैल्यूड एट करंट प्राइसेज, दैट इज प्राइसेज प्रिवेलिंग इन द ईयर फॉर विच जीडीपी इज बीइंग मेजर्ड, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जीडीपी में शामिल किया जाएगा उन्हीं कीमतों पर जो कीमतें उसी साल की हैं जिस साल जीडीपी निकाला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2018 is the value of output produced in 2018 calculated at the market prices prevailing in 2018। यानी कि अगर हमें 2018 का नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना है, तो आउटपुट की वैल्यू ली जाएगी 2018 के हिसाब से, और ये वैल्यू उसी साल की कीमतों पर आधारित होगी जो कीमतें 2018 में थी। इसके बाद आता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड प्राइसेस, दैट इज प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। अगर हम लोग जीडीपी को फाइंड आउट कर रहे हैं बेस ईयर की प्राइस पर, तभी वो कहलाएगा रियल जीडीपी। और कांस्टेंट प्राइसेस refers to prices prevailing in some carefully chosen year which is treated as base year। कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब है वो प्राइसेस जो सावधानी पूर्वक हमें एक वर्ष से ली जानी चाहिए, अर्थात बेस ईयर को बहुत ही सावधानी से चुनना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर होना चाहिए और एक ऐसा ईयर होना चाहिए जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस कम से कम हुए हों, यानी कि कीमतों में उतार चढ़ाव कम से कम आया हो। कीमतों में उतार चढ़ाव तो हर साल आता है, लेकिन यहां पर फिर भी हमें कोशिश करनी पड़ती है सावधानी से कि ऐसा साल चुना जाए जिस साल में कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हों। इन इंडिया प्रेजेंटली 2011-12 इज टेकन एज द बेस ईयर फॉर कांस्टेंट प्राइसेस। तो फिलहाल भारत में, इंडिया में 2011-12 जो है उसकी प्राइसेस को बेस ईयर का प्राइस माना जाता है, यानी कि ये हमारा बेस ईयर है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टिंग्विश, रियल जीडीपी truly reflects the level of economic growth, whereas nominal GDP does not। यानी कि रियल जीडीपी से ही हमें पता चलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में विकास कितना हुआ है, नॉमिनल जीडीपी से हमें यह पता नहीं चलेगा। इट्स रीजन इज दैट नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स। इसका कारण यह है कि नॉमिनल जीडीपी पर दो फैक्टर्स का असर पड़ता है, नेमली चेंज इन फिजिकल आउटपुट एंड चेंज इन प्राइसेस। यानी कि अगर आउटपुट में चेंज आया तो भी रियल नॉमिनल जीडीपी में चेंज आ जाएगा, और अगर प्राइसेस में चेंज आया तो भी नॉमिनल जीडीपी में बदलाव आ जाएगा। एंड चेंज इन प्राइसेस वेयर एज रियल जीडीपी इज अफेक्टेड ओनली बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट। लेकिन रियल जीडीपी में बदलाव केवल तभी दिखाई देगा जब देश के अंदर फिजिकल आउटपुट में बदलाव दिखाई देगा। यानी कि अगर रियल में देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है तभी रियल जीडीपी हमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो प्राइसेस की वजह से भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया था कि अगर प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हो गई करंट ईयर में, तो भी जीडीपी हमें दिखाई देगा कि वो पहले से बढ़ गया है। लेकिन वो जो बढ़ा हुआ जीडीपी दिखाई देगा वो केवल प्राइसेस की वजह से दिखाई देगा, बल्कि रियल जीडीपी केवल तभी बढ़ता है जब देश में फिजिकल आउटपुट के अंदर चेंज आएगा। इसीलिए रियल जीडीपी का ही महत्व ज्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इज जीडीपी अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। यानी कि अगर देश में जीडीपी बढ़ रहा है
तो क्या ये माना जाए कि सही मायने में इससे लोगों का कल्याण होगा, इससे लोगों का देश में भला होगा? यानी कि जीडीपी का बढ़ना देश के लिए अच्छा है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा हमें? रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर देश में रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो वही देश के लिए अच्छा माना जाता है, लोगों के लिए अच्छा माना जाता है। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। देश में लोगों का वेलफेयर हुआ कि नहीं हुआ, ये तभी पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि लोगों के पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो पहले से बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं पर पर्सन। यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज अगर पहले से बढ़ गए हैं तभी लोगों का कल्याण होगा। अर्थात समझने वाली बात यह है कि अगर देश में जीडीपी बढ़ा है लेकिन पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ गई है तो ये बढ़ा हुआ जीडीपी बेकार हो जाएगा। जीडीपी के बढ़ने का फायदा केवल तभी होता है जब एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज पहले से बढ़ गए हों। जीडीपी में नॉट बी एडिक्वेट इंडेक्स ड्यू टू बिलो मेंशन्ड लिमिटेशंस। यानी कि जीडीपी के बढ़ने पर भी उसे देश के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा अगर उसमें कुछ कमियां हैं, तो वो कमियां जो नीचे आपको बताई जाएंगी। येट इट डज रिफ्लेक्ट सम इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। लेकिन उसके बावजूद भी जीडीपी का बढ़ना देश के लिए अच्छा होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर को दर्शाता है अगर वो रियल जीडीपी है और पर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी पहले से बढ़ी है। लिमिटेशंस आर एज फॉलोज। लिमिटेशंस नीचे बताए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यह कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। यानी कि अगर देश में जीडीपी बढ़ा लेकिन वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ा, क्योंकि जीडीपी अगर देश में बढ़ा है तो उसे इनकम जनरेट होगी और फिर वो इनकम अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई तो उससे क्या होगा, जो देश के अंदर अमीर लोग हैं वो और अमीर हो जाएंगे और जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। और ऐसा होने पर ये जीडीपी का बढ़ना करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं कहलाएगा। तो जीडीपी अगर देश में बढ़ता है तो उससे जो इनकम पैदा होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ इनकम का तो ये वेलफेयर इंडेक्स नहीं कहलाएगा। पॉइंट नंबर 2, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। यानी कि जीडीपी में जिन चीजों को शामिल किया गया है वो सभी वेलफेयर ओरिएंटेड होने चाहिए। लेकिन अगर देश में डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, वॉर मटेरियल का प्रोडक्शन हुआ है, वाइन, शराब या तंबाकू का प्रोडक्शन देश में बढ़ गया, तो इसकी वजह से जो जीडीपी बढ़ेगा देश के अंदर वो करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सभी वो चीज़ें हैं जिनसे कभी इंसान का भला हो ही नहीं सकता। ये तो सब वो चीज़ें हैं जो इंसान के नाश के लिए तैयार की जाती हैं। इंसान के लाइफ में ये चीज़ें अशांति पैदा कर देती हैं, तो इनसे वेलफेयर नहीं होता। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि जीडीपी का कंपोजिशन क्या है, यानी कि किस किस चीज़ को जीडीपी में शामिल किया गया है और देश में किस किस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर देश में ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ा है जैसे कि डिफेंस गुड्स, यानी कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले वस्तुएं जितनी भी हैं, या वॉर मटेरियल, वाइन, टोबैको एटसेट्रा, तो ये सभी चीज़ें देश के वेलफेयर के लिए नहीं होती हैं, इंसान के वेलफेयर के लिए नहीं होती हैं। थर्ड पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, यह कह सकते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एक ही बात है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, एक्सचेंज थ्रू बार्टर, एंजॉयमेंट फ्रॉम हॉबीज लाइक पेंटिंग, गार्डनिंग एटसेट्रा, which increase economic welfare are not included in measuring GDP। यानी कि यहां पर समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं जिनसे इंसान का भला तो होता है, लेकिन इन चीजों को नेशनल इनकम में शामिल ही नहीं करते। इसीलिए जीडीपी के बढ़ने पर हम लोग ये कैसे मान लें कि हमारा वेलफेयर होगा, क्योंकि जिन चीजों से हमारा वेलफेयर हो रहा है उन चीजों को जीडीपी में शामिल ही नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहां पर बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, घर में रहने वाली औरतें जो घर में काम करती हैं। एक्सचेंजेस थ्रू बार्टर, यानी कि वस्तुओं का वस्तुओं के बदले में लेन देन करना।
इससे दोनों पार्टीज का फायदा होता है। अर्थात मेरे पास अगर कोई वस्तु है और मैंने आपको दे दी तो उससे आपका भला होगा, और आपने अगर अपनी वस्तु मुझे दे दी जो आपके काम की नहीं थी, मेरे काम की थी, तो उससे मेरा भला होगा। लेकिन इस चीज को नेशनल इनकम में या फिर जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर हम लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं अपनी किसी भी हॉबी से, चाहे वो पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो, या कोई और भी हॉबी आपकी हो सकती है, कोई गेम हो सकता है जिसको आप खेलते हो, जिससे कि आपके दिमाग को शांति मिलती हो, आपकी टेंशन दूर होती हो, आपका स्ट्रेस कम होगा, तो इससे आपका फायदा होगा, इससे आपका वेलफेयर होगा। लेकिन इन चीजों को जीडीपी में शामिल किया ही नहीं जाता। तो इसीलिए जीडीपी के बढ़ने पर यह कैसे मान लिया जाए कि हमारा वेलफेयर होगा, क्योंकि जिन चीजों से हमारा वेलफेयर हो रहा है उन चीजों को जीडीपी में शामिल ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, एक्सटर्नैलिटीज। These refers to the benefits or harms which a firm or an individual calls to other, but for which they are not paid or penalized. यानी कि एक इंसान अगर दूसरे इंसान को फायदा पहुंचा रहा है तो इसका उसे इनाम नहीं मिल रहा, और अगर एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है तो इसके लिए उसको कोई सजा भी नहीं दी जा रही। इसे बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज। इसी बात को समझिएगा विद एग्जाम्पल। अगर एक प्रॉफिटेबल फैक्ट्री है जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही है सोसाइटी में, तो ये देश के लिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहलाती है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन होगा वो हमारे देश के जीडीपी में जोड़ा जाएगा, बल्कि उससे तो हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि समाज को उस फैक्ट्री के पॉल्यूशन से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और भी बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं पॉल्यूशन की वजह से, और इसको जीडीपी में शामिल किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान ब्यूटीफुल गार्डन्स तैयार कर रहा है, ब्यूटीफुल पार्क्स, ग्रीन पार्क्स तैयार कर रहा है, तो इससे हमारा भला होता है, हमारे समाज का, हमारे देश के लोगों का। लेकिन इन चीजों को जीडीपी में शामिल ही नहीं किया जाता, बल्कि इनसे हमारा फायदा होगा, इससे हमारी इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज होगी देश की। तो यहां पर भी समझने वाली बात यही है कि कुछ चीजें देश में ऐसी हैं जो समाज के लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कि पॉल्यूटेड फैक्ट्री, और उसके द्वारा किया गया प्रोडक्शन जीडीपी में शामिल किया जा रहा है। और ग्रीन पार्क्स या ब्यूटीफुल गार्डन्स जो हैं जिनसे इंसान का भला होता है, इन चीजों को जीडीपी में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो फिर जीडीपी के बढ़ने पर हम ये कैसे मान लें कि हमारा वेलफेयर होगा? तो ये भी एक कमी है। इसीलिए हमेशा जीडीपी के बढ़ने पर जरूरी नहीं है कि इंसान का वेलफेयर होगा। इंसान का वेलफेयर केवल तभी हो सकता है, देश का वेलफेयर केवल तभी हो सकता है जब देश में जीडीपी बढ़े। वो भी किस प्रकार से बढ़े कि पर कैपिटा जीडीपी बढ़ना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने चाहिए, और वो तभी बढ़ेंगे जब देश में पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी और जीडीपी लगातार बढ़ता जाएगा। और साथ साथ रियल जीडीपी बढ़ना चाहिए, नॉमिनल जीडीपी नहीं बढ़ना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी तो प्राइसेस के बढ़ने पर भी बढ़ जाता है, और जीडीपी इस प्रकार से बढ़े कि जो 4 कमियां अभी आपको बताई गई हैं, ये चारों लिमिटेशंस जीडीपी में ना हो, तब वो रियल में वेलफेयर इंडेक्स कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब यहां पर हमें कुल मिलाकर 3 मेथड्स डिटेल में पढ़ने हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड, या इसे प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है और वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्ट मेथड, जिसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। तो मेथड तो बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां पर आपको मतलब बताया गया है कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या है। वैल्यू एडेड, इट रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स, बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अगर एक फर्म अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के कारण रॉ मटेरियल की कीमत को बढ़ा रही है तो वही कहलाता है वैल्यू एडिशन। जैसे कि एक बढ़ई यानी कि कारपेंटर लकड़ी को कन्वर्ट कर देता है फर्नीचर में,
यानी कि उसने क्या किया, रॉ मटेरियल को इस प्रकार से कन्वर्ट किया फिनिश्ड गुड्स में कि उसकी कीमत बढ़ गई। सेम ऐसे ही एक टेलर कपड़े को कन्वर्ट कर देता है गारमेंट में, यानी कि शर्ट में, पैंट में, किसी भी प्रकार की ड्रेस के अंदर, तो उससे कपड़े की वैल्यू बढ़ जाती है। सेम इसी प्रकार से रेस्टोरेंट कच्चे माल को, आटा, सब्जी, इन सब चीज़ों को इस प्रकार से बनाता है कि उनकी कीमत बढ़ जाती है। जो दाल 10 रुपए की मिलनी चाहिए कायदे से, वही रेस्टोरेंट में हमें मिलती है 100 रुपए की, क्योंकि रेस्टोरेंट ने क्या किया, उस दाल को कच्चा थोड़ी रखा हमारे सामने, पका के टेस्टी बना के रखा है ना, तभी तो हम लोग खाने जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के कारण कच्चे माल की कीमत को बढ़ा रहा है तो वही कहलाता है वैल्यू एडिशन, यानी कि मूल्य वृद्धि, यानी कि उसने रॉ मटेरियल के मूल्य में बढ़ोतरी कर दी। इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज वैल्यू ऑफ इट्स इनपुट्स ब्रॉट फ्रॉम अदर फर्म्स। यानी कि वैल्यू एडेड निकालने का यहां पर तरीका बताया गया है आपको। वैल्यू एडेड ये डिफरेंस है वैल्यू ऑफ आउटपुट के बीच और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बीच। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब जो भी चीज पैदा की गई है प्रोड्यूसर के द्वारा, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, उसकी मार्केट प्राइस क्या है, और उसमें से माइनस कर दिया जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि वो कच्चा माल जो दूसरी फर्म से खरीदा गया था। अब इसी बात को समझिए विद एग्जाम्पल। मान लीजिए कि एक कारपेंटर ने लकड़ी खरीदी 20,000 रुपए की, और जब उसने उस लकड़ी को कन्वर्ट किया फर्नीचर में, तो फर्नीचर की वैल्यू तैयार हुई 50,000 रुपए की। यानी कि 20,000 की लकड़ी जो थी वो कहलाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि वैल्यू ऑफ इनपुट्स, और 50,000 का जो फर्नीचर तैयार किया गया है उसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अगर हमें ये पता करना है कि कारपेंटर ने कितना प्रोडक्शन किया है, यानी कि कारपेंटर ने वैल्यू एडेड कितना किया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना पड़ेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर 50,000 का फर्नीचर है तो उसमें से माइनस कर दी जाएगी लकड़ी की और बाकी जो भी उसमें माल लगा है उसकी कीमतें, जो हमने एज्यूम कर लिया था अभी 20,000। तो यहां पर कारपेंटर के द्वारा जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो 30,000 कहलाएगा, 30,000। नेक्स्ट, अब देखिएगा इसके फॉर्मूले। वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहला हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जीडीपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वही फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले भी आपको पिछले पेज पर समझाया गया विद एग्जाम्पल। जैसे कि अभी फर्नीचर का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट था 50,000 और कच्चे माल की कीमत थी, लकड़ी की कीमत थी केवल 20,000। तो यहां पर जो जीडीपी निकल के आएगा, अगर ये कीमत मान ली जाए पूरी इकोनॉमी की है तभी ये जीडीपी कहलाएगा। अगर ये केवल एक पर्टिकुलर यूनिट का हम लोग देखेंगे, केवल एक बिजनेसमैन का या एक प्रोड्यूसर का, तो वो जीडीपी नहीं, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाएगा। अगर सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी का ग्रॉस वैल्यू एडेड ऐड कर दिया जाए तो वही कहलाता है जीडीपी एट एमपी। और यहां पर जीडीपी का मतलब जीडीपी एट एमपी से ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हमें निकालनी है नेशनल इनकम तो पहले हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसे माइनस करने पर निकलेगा जीडीपी एट एमपी, और फिर उस जीडीपी एट एमपी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और प्लस कर देंगे एनएफआईए। ऐसा करने पर जीडीपी एट एमपी कन्वर्ट हो जाएगा एनएनपी एट एफसी में। जैसा कि आपको पिछले क्लास में समझाया गया था कि ग्रॉस को अगर कन्वर्ट करना है नेट में तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, अगर मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में तो माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अगर डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में तो प्लस करते हैं एनएफआईए। तो इस प्रकार से हम लोग जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल इनकम में।
अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का तरीका क्या होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए सेल्स में प्लस कर दिया जाएगा चेंज इन स्टॉक। अगर सेल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सेल्स को निकालने का तरीका यह होगा, यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस, और फिर उसमें प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक, जिसे इंक्रीज इन स्टॉक भी कहा जाता है। या फिर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा प्राइस से। इनमें से कोई भी फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, वो डिपेंड करेगा हमेशा न्यूमेरिकल पर। इससे निकल के आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर सेल्स निकालने के लिए यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस प्लस इंक्रीज इन स्टॉक, या फिर तीसरा फॉर्मूला यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस। अगर हमें क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी नहीं गिवन है तो चेंज इन स्टॉक को निकालने का तरीका होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिसे इंक्रीज इन स्टॉक भी कहा जाता है। नंबर 5, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है केवल और केवल रॉ मटेरियल को परचेज करना, असेट्स को परचेज करना इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं कहलाता। अगर हमने मशीन, फर्नीचर या बिल्डिंग परचेज की है तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, बल्कि ये तो फाइनल गुड्स हैं। और यहां पर हमें केवल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि कच्चा माल कितना खरीदा गया है बस वो देखना है आपको, असेट्स की वैल्यू को यहां पर नहीं देखना है। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड मेथड में हमें दो प्रकार की अप्रोचेस पढ़नी होती हैं, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच। अब विद एग्जांपल इन दोनों अप्रोचेस को समझिएगा। इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि ए एक प्रोड्यूसर है जिसने गुड्स बेचे हैं बी को 1000 रुपीज में। बी ने वही गुड्स दोबारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए और उसे बेच दिया सी को 1500 रुपीज में। सी ने भी उन गुड्स को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया और फिर फिनिश गुड बनाकर डी को बेच दिए 2200 रुपीज में, और डी ने भी उन गुड्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया और फिर फाइनल कंज्यूमर्स को बेच दिया 3500 रुपीज में। तो ये सब कहलाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट को जोड़ लिया तो ये कहलाएगा 8200, और अगर हमने 8200 को शामिल कर लिया नेशनल इनकम में एज अ जीडीपी तो यही कहलाती है डबल काउंटिंग। बल्कि यहां पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें केवल यहां पर फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को ही लेना चाहिए। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर डी ने कंज्यूमर्स को गुड्स बेचे हैं 3500 रुपए के 3500, तो यही 3500 कहलाएगा फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसी को बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा करना आसान नहीं होता, अर्थात हमें ये पता ही नहीं होता कि कौन व्यक्ति गुड्स का इस्तेमाल कैसे करेगा। तो रियल लाइफ के हिसाब से तो इन सबको जोड़ लिया जाएगा और नेशनल इनकम में जो जुड़ना चाहिए था 3500 उसकी जगह जोड़ा जाएगा 8200, जिसकी वजह से नेशनल इनकम ज़्यादा निकल के आएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच। वैल्यू एडेड अप्रोच फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पर ए ने बी को गुड्स बेचे थे 1000 रुपये के, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि ए ने कच्चा माल कितना यूज़ किया था, तो यहाँ पर उसको 0 मान लिया गया है। यानी कि ए के द्वारा वैल्यू एडिशन हुआ 1000। यही 1000 का माल बी ने बेचा था सी को 1500 रुपये में, 1500 में। यानी कि बी के द्वारा किया गया प्रोडक्शन हुआ 500, यानी कि वैल्यू एडिशन। यही 1500 रुपये का माल जो सी ने खरीदा था ये डी को बेच दिया 2200 रुपये में, यानी कि सी के द्वारा किया गया वैल्यू एडेड कहलाएगा 700। और यही 2200 रुपये का माल
2200 रुपीज़ के जो गुड्स थे वो डी ने दोबारा कन्वर्ट किए फिनिश गुड्स में और बेच दिए कंज्यूमर्स को 3500 में। तो अगर हमें डी का देखना है वैल्यू एडिशन तो सेम वैसी करेंगे, 3500 में से माइनस कर देंगे रॉ मटेरियल की वैल्यू यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो डी ने माल बेचा था 3500 का और खुद खरीदा था सी से 2200 का, तो डी के द्वारा वैल्यू एडिशन हुआ 1300। अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी हमेशा जो वैल्यू थी फाइनल गुड्स की। अगर हम लोग ये फॉर्मूला ना भी अपनाएं तो हम लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू को देखकर बता सकते हैं कि देश में जीडीपी की वैल्यू क्या होगी, लेकिन इसे रियल लाइफ में निकालना आसान नहीं होता। इसी के लिए हम लोग अपनाते हैं वैल्यू एडिड अप्रोच, जिससे डबल काउंटिंग का खतरा टल जाता है। यही बात अगले पेज पर आपको समझाई गई है और सेम यही एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्म ए प्रोड्यूसेस रॉ कॉटन। तो यहां पर मान लीजिए कि ए एक किसान है और इसने अपने खेत में रुई पैदा की है। एज्यूमिंग थ्रू अनरियलिस्टिकली दैट इट यूजेस नो इंटरमीडिएट इनपुट्स, और अनरियलिस्टिकली हमने ऐसा मान लिया है कि उसने इंटरमीडिएट इनपुट्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि बिना कुछ लगाए उसने 1000 के कॉटन को पैदा किया और ये कॉटन बेच दी गई बी को एंड सेल्स इट फॉर ₹1000 टू फर्म बी। फर्म बी कन्वर्ट्स इट इनटू कॉटन यार्न। बी ने क्या किया, उस रुई को कन्वर्ट कर दिया सूत के धागों में एंड सेल्स इट फॉर ₹1500 टू फर्म सी। और बी ने वो माल बेच दिया सी को। बी ने सी को क्या बेचा, धागे बेचे हैं। फर्म सी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कॉटन क्लॉथ एंड सेल्स इट फॉर ₹2200 टू फर्म डी। सी ने उन धागों को कन्वर्ट कर दिया सूत के कपड़े में, यानी कि सूती कपड़े में, और ये बेच दिया गया डी को 2200 रुपीज में। ये सभी वैल्यूज वही हैं जो पिछले पेज पर अभी आपको दिखाई गई थी। फर्म डी प्रोड्यूसेस गारमेंट्स एंड सेल्स देम फॉर ₹3500 टू फाइनल कंज्यूमर्स। डी ने उस कपड़े को कन्वर्ट कर दिया रेडीमेड गारमेंट्स में और ये बेच दिए फाइनल कंज्यूमर्स को 3500 रुपीज में। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दीज ट्रांजेक्शंस और ग्रॉस आउटपुट इज 8200। अगर यहां पर सभी फर्म्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट जोड़ लिया जाए तो वो 8200 आएगा, इन विच रॉ कॉटन हैज बीन काउंटेड 4 टाइम्स, जिसमें रॉ कॉटन को 4 बार शामिल कर लिया गया है, कॉटन यार्न 3 टाइम्स, यानी कि सूत के धागों को 3 बार शामिल किया गया है, क्योंकि सूत के धागे भी शामिल हो गए और वो कपड़े का हिस्सा भी है और वो रेडीमेड गारमेंट्स का हिस्सा भी है। कॉटन क्लॉथ को जोड़ लिया गया है 2 बार। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, वैल्यू ऑफ फाइनल फैक्टर्स विच द इकोनॉमी हैज प्रोड्यूस्ड इज 3500। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो फाइनल फैक्टर्स की जो वैल्यू पैदा हुई है इकोनॉमी के अंदर वो केवल 3500 थी। दस while calculating national income, if we take into account ₹8200, it will be a case of double counting and duplication। यानी कि अगर हमने नेशनल इनकम में शामिल कर लिया 8200 को तो यही कहलाएगा डबल काउंटिंग एंड डुप्लीकेशन। इसलिए हमें या तो अपनाना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, यानी कि केवल 3500 रुपये को शामिल कीजिए, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल ना करें नेशनल इनकम में, या फिर केवल वैल्यू एडिशन को ही शामिल किया जाए। इससे क्या होगा, हम लोग डबल काउंटिंग से बच जाएंगे और नेशनल इनकम देश की उतनी ही निकलेगी जितनी की निकलनी चाहिए, वो ओवर एस्टिमेशन नहीं होगी। नेक्स्ट, अब यहां पर डिटेल में आपको बताया गया है कि वैल्यू एडेड मेथड क्या है, और ये दोनों जो भी हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच और वैल्यू एडेड अप्रोच, ये अप्रोच हैं क्या। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड। इन दिस मेथड 2 अप्रोचेज, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच आर अडॉप्टेड। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग 2 अप्रोच अपना सकते हैं, या तो फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच या वैल्यू एडेड अप्रोच। जो पिछले पेज पर भी आपको एग्जाम्पल दिया गया था, उस एग्जाम्पल को दिमाग में रखिएगा, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। सबसे पहले फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच।
By this approach, we measure value of all that is produced in the economy, domestic economy. It is broadly expressed as GDP. यानी कि इस मेथड से, इस अप्रोच में हम लोग उन सभी गुड्स की वैल्यू को शामिल करते हैं जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में पैदा हुए हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी. बट दिस मेथड इज नॉट सो रिलायबल. लेकिन ये मेथड ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्राइसेज एंड कॉस्ट. यानी कि ये मेथड ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि देश के अंदर हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकें कि कहाँ कहाँ पर किस चीज़ का कितना प्रोडक्शन हुआ है, वस्तुओं की प्राइसेस क्या हैं, उनकी कॉस्ट कितनी आई है. कॉस्ट का मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर कितना पैसा खर्च हुआ है. ये डेटा कलेक्ट करना आसान नहीं होता. इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट गुड्स. और ये भी पता करना आसान नहीं होता कि देश में फाइनल प्रोडक्ट्स क्या हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्योंकि हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी स्टार्टिंग में इस चैप्टर के कि फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो फाइनल यूज पर डिपेंड करते हैं कि कंज्यूमर ने उनका यूज कैसे किया है. बेचने वाले के लिए तो वो हमेशा फाइनल ही होते हैं. ये बात आगे बताई गई है बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर ट्रीट्स द गुड सोल्ड बाय हिम एज फाइनल गुड. हर एक प्रोड्यूसर जब गुड्स बेचता है वो उसे फाइनल मान के ही बेचता है. ऑल्दो द बायर माइट हैव यूज्ड इट इन प्रोडक्शन एज एन इंटरमीडिएट गुड. लेकिन हो सकता है कि खरीदने वाले व्यक्ति ने उनको यूज किया है इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में. कॉन्सिक्वेंटली जिसका परिणाम क्या निकलेगा? देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग, विच मीन्स अ कमोडिटी में बी काउंटेड मोर देन वंस इन एन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम. यानी कि ये संभावना बढ़ जाएगी कि इससे डबल काउंटिंग होगी. डबल काउंटिंग की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि हर एक व्यक्ति जब गुड्स बेचता है वो उनको फाइनल मान के ही बेचता है. तो इस प्रकार से तो पिछले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो कीमत निकलनी चाहिए थी जीडीपी की 3500, वो 3500 की बजाय 8200 ले ली जाएगी, जिससे कि नेशनल इनकम गलत निकल के आएगी. टू ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ डबल काउंटिंग, अगर हम लोग इस डबल काउंटिंग की समस्या से बचना चाहते हैं, इस मुसीबत से बचना चाहते हैं, तो वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड. तो हमें वैल्यू एडेड अप्रोच यूज करना चाहिए. इससे हम लोग डबल काउंटिंग से बच जाएंगे. वैल्यू एडेड मेथड, जैसे कि आपको पिछले पेज पर भी बताया गया था कि इस मेथड में हमें दो अप्रोचेस फॉलो करनी पड़ती हैं, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच. जिसमें से फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच आपको पिछले पेज पर अभी समझाई गई. अब इस पेज पर हम लोग समझेंगे वैल्यू एडेड अप्रोच क्या है. वैल्यू एडेड अप्रोच, वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द वैल्यू एडेड यानी कि कंट्रीब्यूशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द प्रोडक्शन. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था थोड़ी देर पहले कि ए ने गुड्स बी को बेचे थे, बी ने सी को बेचे थे, सी ने डी को बेचे थे और डी ने फाइनल कंज्यूमर्स को बेचे थे. तो यहां पर वैल्यू एडेड का मतलब है कि हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट का हमें केवल योगदान देखना है, यानी कि उसने अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया है. तो हर एक फर्म के द्वारा जो अपना खुद का योगदान दिया जाता है वही कहलाता है वैल्यू एडेड, जिसे फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस किया जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज समड अप. तो इस मेथड में डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करने के लिए जितनी भी हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उन सभी के द्वारा जितना भी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हुआ है उसको हमें जोड़ना पड़ता है. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी नेट वैल्यू एडेड है एट फैक्टर कॉस्ट, अगर उसको सम कर लिया जाएगा तो उससे हमें प्राप्त होगा NDP एट FC, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम. डबल काउंटिंग यानी कि नेशनल इनकम में किसी भी चीज की वैल्यू को एक से अधिक बार शामिल कर लेना. इट मीन्स काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. अगर नेशनल इनकम निकालते वक्त सेम प्रोडक्ट की वैल्यू को हमने एक से अधिक बार शामिल कर लिया नेशनल इनकम में,
तो वही कहलाएगी डबल काउंटिंग। सर्टेन आइटम्स आर काउंटेड मोर देन वंस रिजल्टिंग इन ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको गलती से एक से अधिक बार शामिल कर लिया जाता है नेशनल इनकम में, जिसकी वजह से नेशनल इनकम ज्यादा निकल के आती है। टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूडेड। ये कीमत ज्यादा कितनी निकलेगी, ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि हमने इंटरमीडिएट गुड्स को किस प्रकार से शामिल किया है नेशनल इनकम में, जो कि हमें नहीं करने चाहिए थे। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यही दोहरी गणना की समस्या कहलाती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विच एंटर इनटू फाइनल गुड्स शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स खुद फाइनल गुड्स का पार्ट होते हैं, तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना चाहिए। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस व्हाइल टेकिंग वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऑल्सो गेट्स इंक्लूडेड बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर ट्रीट्स द कमोडिटी ही सेल्स एज फाइनल। लेकिन रियल लाइफ में हम लोग इससे बच नहीं पाते। कई बार जब भी कोई बिजनेसमैन अपने गुड्स को बेचता है, वो उन्हें हमेशा फाइनल मानकर ही बेचता है, जिसकी वजह से फाइनल गुड्स के साथ साथ इंटरमीडिएट गुड्स भी नेशनल इनकम में शामिल हो जाते हैं, और यही कहलाती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। नेक्स्ट, अगला मेथड आता है इनकम मेथड। जैसे कि हमने भी देखा था कि वैल्यू एडेड मेथड में अगर पूरी इकोनॉमी में जितना भी वैल्यू एडेड हुआ है, अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड आप जोड़ोगे पूरी इकोनॉमी का तो जीडीपी निकल के आएगा, और अगर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर का जोड़ोगे पूरी इकोनॉमी का तो उससे डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगी। इनकम मेथड में हमें पूरी इकोनॉमी में फैक्टर इनकम्स को प्लस करना है। फैक्टर इनकम्स को प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा एनडीपी एट एफसी, जो कहलाएगा इनकम मेथड। तो एनडीपी एट एफसी का मेन फॉर्मूला जो है वो है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, जिसके बारे में डिटेल में अगले पेज पर आपको पढ़ाया जाएगा। इस पेज पर आपको यह समझना है कि इसी का मतलब होता है आसान भाषा में रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स। लेकिन वो फैक्टर इनकम्स जो पैदा हुई हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इसलिए इसको बोला जाता है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी को ही कहा जाता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। पूरी इकोनॉमी में जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, अगर सभी का नेट वैल्यू एडेड जोड़ दिया जाए तो वही कहलाएगा एनडीपी एट एफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम, और इसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम, और यही कहलाती है फैक्टर पेमेंट। जिसको ये इनकम मिलेगी, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उसके लिए फैक्टर इनकम होगी, जो पे करेगा उसके लिए फैक्टर पेमेंट होगी। चीज वही रहेगी, यानी कि अमाउंट वही रहेगा, लेकिन प्राप्त करने वाले के लिए फैक्टर इनकम है और पे करने वाले के लिए फैक्टर पेमेंट है। इन्हीं का सम कहलाता है डोमेस्टिक इनकम, यानी कि एनडीपी एट एफसी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इनकम मेथड में सोर्सेज ऑफ डोमेस्टिक इनकम में तीन चीजें आपको बताई गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यही तीनों कहलाते हैं सोर्सेज ऑफ डोमेस्टिक इनकम, यानी कि डोमेस्टिक इनकम के स्रोत हैं ये तीनों। इन तीनों को प्लस करने पर ही निकलती है डोमेस्टिक इनकम। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? आसान भाषा में इसे हम लोग वेजेस बोल देते हैं, लेकिन डिटेल में इसका मतलब है इनकम फ्रॉम वर्क फॉर अदर्स। अगर किसी भी इंसान ने दूसरों के लिए काम किया और वहां से उसको प्राप्त हुई इनकम, तो इसका मतलब वो क्या है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि एक एम्प्लॉय को उसकी मेहनत का मुआवजा मिला है। इट कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें शामिल होती हैं दो चीजें, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड इन काइंड। अगर हमें वेतन या मजदूरी मिल रही है नगद, या फिर मिल रही है सुविधाओं के रूप में इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसे बोलते हैं इन काइंड। एंड पॉइंट नंबर बी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन
टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि अगर एम्प्लॉय के लिए उसका एम्प्लॉयर अपने पास से योगदान कर रहा है उसके भविष्य के लिए, ताकि भविष्य में एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा मिल सके, तो वो कहलाता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आसान भाषा में इसी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से एम्प्लॉय को भविष्य में मिलती है पेंशन या प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युइटी एटसेट्रा। तो ये भी उस एम्प्लॉय की मेहनत का ही फल है, इसलिए इसे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में शामिल किया जाता है। यानी कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को एट प्रेजेंट कुछ भी पे कर रहा है तो वो भी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहलाएगा, और अगर भविष्य के लिए अपने पास कुछ पैसा जमा कर रहा है जो एम्प्लॉय को मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, तो वो भी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट माना जाता है। देन पॉइंट नंबर 2, ऑपरेटिंग सरप्लस। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है इसे, यानी कि वो इनकम जो या तो हमने अपनी प्रॉपर्टी से अर्न की है या फिर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से अर्न की है। प्रॉपर्टी से हम लोग 2 प्रकार की इनकम अर्न कर सकते हैं। या तो हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाएंगे जिससे कि हमें प्राप्त होगा रेंट, रॉयल्टी, और अगर हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी कैश फॉर्म में है तो हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को कैश फॉर्म में दूसरे को दे देंगे यूज करने के लिए, और बदले में उससे प्राप्त करेंगे इंटरेस्ट। तो या तो हमें रेंट मिलेगा जमीन पर, मकान पर, या फिर अपने पैसों पर, अपनी पूंजी पर, अपनी कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब हो गया रेंट या रॉयल्टी और इंटरेस्ट, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है प्रॉफिट। यानी कि हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी, बल्कि अपने ही काम धंधे में उसका इस्तेमाल किया जिससे कि हमको इनकम मिली, यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो वो कहलाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को ही ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है। तो यहां पर फॉर्मूला हो गया कि ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 3 चीजें जोड़नी पड़ेंगी: डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इन तीनों को प्लस करने पर निकल आएगा प्रॉफिट। इस फॉर्मूले को आसान भाषा में समझने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब भी किसी फर्म को या किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले उस प्रॉफिट में से कंपनी पे करती है कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे कंपनी टैक्स या प्रॉफिट टैक्स भी कहा जाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कंपनी सभी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटती है, जिसे बोला जाता है डिविडेंड। और कुछ प्रॉफिट कंपनी में रोक कर वापस लगाया जाता है, जिसे रीइन्वेस्टमेंट कहा जाता है एक प्रकार से। तो वही कहलाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसे कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो अगर हमें कंपनी का प्रॉफिट जानना है तो इन तीनों को वापस प्लस कर देने पर हमें पता चल जाएगा कि कंपनी के पास बंटवारे से पहले प्रॉफिट कितना था। अकाउंटेंसी के हिसाब से यही कहलाता है प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी कि बंटवारे से पहले का प्रॉफिट। दैट्स ऑल, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड पॉइंट आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब वो इनकम जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट चारों शामिल हैं। यह कहलाती है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, यानी कि वो लोग जिन्होंने अपने आप को खुद काम दिया हुआ है उनकी इनकम, क्योंकि उनकी इनकम के अंदर उनका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सब कुछ शामिल होता है। या फिर इसे बोलते हैं इनकम ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज विच यूज देयर ओन रिसोर्सेज, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इनकम पैदा की है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर अगर अपना खुद का एक क्लिनिक खोलता है और दुकान उसकी खुद की है तो उसे रेंट किसी को पे नहीं करना पड़ेगा। उसने पैसा भी खुद का इन्वेस्ट किया है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट जो भी उसको चाहिए अपने पेशेंट्स के इलाज के लिए, तो उसे इंटरेस्ट भी किसी को पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो डॉक्टर वहां पर खुद ही काम कर रहा है। तो उसको वेजेस भी किसी को नहीं देनी, सैलरी किसी को नहीं देनी,
और क्योंकि उसने रिस्क खुद लिया है बिजनेस का, तो प्रॉफिट भी उसी को मिलेगा। तो ऐसा कोई भी इंसान, चाहे वो कोई छोटा मोटा दुकानदार हो या डॉक्टर हो या ट्यूटर हो, जो अपने आप को खुद रोजगार देते हैं अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, इन सभी लोगों की इनकम कहलाती है मिक्स्ड इनकम। इट इज द मिक्सचर ऑफ फैक्टर इनकम्स। मिक्स्ड इनकम सभी फैक्टर इनकम्स का मिक्सचर है, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट, इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग पूरी इकोनॉमी में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में पैदा हुए गुड्स पर, उन सभी को जोड़ लेते हैं, तो इससे निकल के आता है जीडीपी एट एमपी। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो हमारे देश में जीडीपी पर किया जा रहा है। ये एक्सपेंडिचर 4 कैटेगरीज करती हैं। पॉइंट नंबर 1, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाई हाउस होल्ड्स, यानी कि परिवारों के द्वारा किया गया खर्च, और वो खर्च जो फाइनल गुड्स पर किया गया है। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स के द्वारा, फर्म के द्वारा या किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उस पर जो पैसा खर्च होगा वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और यही कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम लोग फर्स्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार का हो सकता है। या तो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे फिक्स्ड असेट्स में, या फिर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक को बढ़ाने के लिए। ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। इसीलिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी पैसा खर्च किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज पर। और फोर्थ पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट, जिसका मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो फॉरेनर्स के द्वारा किया गया है हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो ये 4 एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमारे देश के जीडीपी पर किया जाता है। पहला एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स करते हैं, दूसरा एक्सपेंडिचर फर्म्स के द्वारा किया जाता है, तीसरा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, और चौथा एक्सपेंडिचर फॉरेनर्स के द्वारा किया जाता है। तो इन चारों को अगर हम लोग प्लस कर लेंगे तो यही कहलाएगा जीडीपी एट एमपी, और ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को प्लस करने पर अगर हम लोग जीडीपी निकाल रहे हैं तो यही कहलाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। पॉइंट नंबर 2 में यही समझना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो पहले भी आपको सिखाया गया है कि जो भी पैसा हम लोग खर्च करेंगे इन्वेस्टमेंट पर वो 2 प्रकार का हो सकता है। या तो हम लोग पैसा खर्च करेंगे फिक्स्ड असेट्स पर, जिसे कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक में, जैसे कि हर एक दुकानदार करता है। या तो वो पैसा खर्च करता है फिक्स्ड असेट्स पर, या फिर पैसा खर्च करता है स्टॉक को बढ़ाने के लिए। यही कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बिजनेसमैन के द्वारा जितने भी खर्चे किए जाते हैं एक्सपेंसेस पर, उन्हें यहां पर शामिल नहीं करना है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा, और हमें यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं चाहिए, हमें केवल फाइनल गुड्स पर किया गया खर्च चाहिए, जिसके लिए हम लोग लेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। It is to be said if the producers themselves consumes the entire output they produce as small farmers.
यानी कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन तब कहलाएगा जब एक प्रोड्यूसर अपने द्वारा किए गए प्रोडक्शन को खुद ही कंज्यूम कर ले, जैसे कि अक्सर छोटे मोटे किसान करते हैं, या जनरल गवर्नमेंट करती है, या फिर कुछ हाउस होल्ड सेक्टर्स भी करते हैं। यानी कि वो लोग जितना भी आउटपुट पैदा करते हैं उसे मार्केट में बेचने की बजाय खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। छोटे मोटे किसान ने अगर गेहूं पैदा किया है तो वो सारा गेहूं मार्केट में बेचता नहीं है, कुछ गेहूं अपने पास भी रख लेता है अपने खाने पीने के लिए, उसे भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। सेम इसी प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी देश के अंदर सड़कें बनाई जाती हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, स्कूल्स बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट उनको बेचती नहीं है बल्कि खुद ही कंज्यूम करती है और जनता को सेवा प्रदान करती है। तो उन चीज़ों को भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। या कुछ हाउस होल्ड सेक्टर्स के द्वारा भी प्रोडक्शन किया जाता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो कैटेगरी चाहे कोई भी हो, अगर उसने प्रोडक्शन किया है यानी कि वैल्यू एडिशन हुआ इकोनॉमी के अंदर, लेकिन उसे मार्केट में बेचने की बजाय खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो वो कहलाएगा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन और इसे भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। अगर हमने प्रोडक्शन किया और उसे मार्केट में बेच दिया तो वो कहलाएगा प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज, वो तो नेशनल इनकम में शामिल होता ही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी शामिल होता है नेशनल इनकम में। दिस रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज डन फॉर सेल इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कमाने के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया और मार्केट में बेच दिया गया तो वो कहलाएगा प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। लाइक कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज एंड हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइज चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कंपनी हो या कोई लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हो सकता है, यानी कि स्मॉल स्केल बिजनेस, या कॉटेज इंडस्ट्री जो हाउस होल्ड एंटरप्राइज कहलाती है। तो अगर मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन किया है, चाहे वो प्रोडक्शन किसी ने भी किया हो, वो कहलाएगा प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए वो यहां पर आपको बताया गया है। व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग आइटम्स शुड बी इंक्लूडेड। अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो नीचे जो भी आपको आइटम्स बताए जाएंगे, इन आइटम्स को सावधानी पूर्वक हमें जोड़ना है, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है, क्योंकि ये वो आइटम्स हैं जो आमतौर पर अधिकतर जुड़ने से रह जाते हैं। तो यहां पर यही हमें प्रिकॉशन रखनी है कि सावधानी बरतनी है कि नेशनल इनकम निकालते वक्त इनमें से कोई भी आइटम छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज। यानी कि हम जिस मकान में खुद रहते हैं, मकान भी हमारा है और हम खुद उसमें रह रहे हैं, उसका किराया कहलाता है इंप्यूटेड रेंट, और वो रेंट भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। अगर हमने मकान किराए पर चढ़ा दिया तो किराया तो नेशनल इनकम में जुड़ता ही है इनकम मेथड के द्वारा, क्योंकि रेंट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, और वैसे भी रेंट फैक्टर इनकम है एक प्रकार की। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को शामिल किया जाता है नेशनल इनकम में। लेकिन अगर हमने अपना मकान किराए पर नहीं चढ़ाया बल्कि उस मकान में हम लोग खुद रहते हैं, तो भी उसका रेंट एस्टिमेट किया जाता है और उसे नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। यही कहलाता है इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज। पॉइंट नंबर 2, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन या फिर फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया और खुद ही उनको कंज्यूम कर लिया तो उन गुड्स की वैल्यू जो इंप्यूटेड वैल्यू कहलाती है उसे भी नेशनल इनकम में शामिल करना चाहिए। और अगर हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया और उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने उनको मार्केट में बेचने की बजाय फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो भी वो नेशनल इनकम में शामिल होगा। नंबर 3, वैल्यू ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड्स। यानी कि अगर हमने किसी भी फिक्स्ड एसेट का प्रोडक्शन किया और उसको भी हमने अपने लिए प्रोडक्शन किया है, किसी और के लिए नहीं। जैसे कि एक हाउस होल्ड ने एक मकान बनवा लिया अपने लिए, या एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग बनवा ली, या गवर्नमेंट ने स्कूल्स का निर्माण कराया, हॉस्पिटल्स का निर्माण कराया,
तो ये फिक्स्ड असेट्स हैं जो अपने लिए प्रोड्यूस किए गए हैं, इनको भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। नंबर 4, फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। एंड पॉइंट नंबर 5, फैक्टर इनकम्स को, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको नेशनल इनकम में शामिल तभी करेंगे जब ये फैक्टर इनकम्स के रूप में प्राप्त हुई हों। तो यही कहलाता है प्रिकॉशंस, और ये पांचों के पांचों आइटम नेशनल इनकम में शामिल किए जाते हैं और करने भी चाहिए। यही सावधानी कहलाती है, यानी कि प्रिकॉशन। टॉपिक वही अभी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन इस बार हमें पढ़ना है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग आइटम शुड बी एक्सक्लूडेड। यानी कि अब जो आइटम्स आपको बताए जाएंगे, यहां पर यह सावधानी बरतनी है कि इन्हें नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना है। पिछले पेज पर जो हमने आइटम पढ़े थे, ये वो आइटम्स थे जो नेशनल इनकम में शामिल होने चाहिए, लेकिन इस पेज पर जो आपको पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे उन्हें हमें नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अगर हमने कोई भी पुरानी वस्तु या असेट खरीदा है या बेचा है तो उसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये वो आइटम है जो पहले ही नेशनल इनकम में जुड़ चुका होगा उसी वर्ष जिस वर्ष उसका प्रोडक्शन किया गया होगा। लेकिन अगर हमने किसी वस्तु को किसी ब्रोकर के थ्रू बेचा है तो उस ब्रोकर का कमीशन शामिल करेंगे, केवल वस्तु की कीमत को शामिल नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में अगर वो वस्तु पुरानी है तो। दैट मीन्स सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को शामिल नहीं करना है, सिंस दे हैड ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ द ईयर इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ऑलरेडी शामिल हो चुके होंगे जिस साल इनका प्रोडक्शन हुआ होगा। और अगर इनको हमने दोबारा शामिल कर लिया तो ये भी एक प्रकार की डबल काउंटिंग ही कहलाएगी। However, if the transaction has been made through a broker, his commission or brokerage should be included. तो उस ब्रोकर का कमीशन या उसका जो ब्रोकरेज था उसे केवल शामिल करेंगे नेशनल इनकम में, बिकॉज ही हैज रेंडर्ड प्रोडक्टिव सर्विसेज, क्योंकि उस ब्रोकर ने, उस कमीशन एजेंट ने हमें अपनी सेवाएं दी हैं, हमें अपनी सर्विसेज दी हैं। तो सर्विसेज का प्रोडक्शन तो यहां पर हुआ है, लेकिन गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ। ये तो वो गुड्स थे जो पहले से ही पिछले वर्षों में प्रोड्यूस्ड थे। तो किसी भी वस्तु को, अगर पुरानी वस्तु है, उसे खरीदा या बेचा गया है तो उसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 2, सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स बाय अ कंपनी। अगर किसी भी कंपनी ने शेयर बेचा है या डिबेंचर या बॉन्ड, उसे भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेचे या एक कंपनी जनता को बेचे या एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर्स बेचे। शेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं पूंजी को, यानी कि कैपिटल को। डिबेंचर्स रिप्रेजेंट करते हैं कर्जे को, यानी कि लोन। अगर किसी भी कंपनी ने शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड बेचा है तो वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये केवल एक वित्तीय लेन देन है, यानी कि ये केवल एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसका सीधे रूप से गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इसलिए हमें सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केवल और केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और इनका गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर हमने सर्विसेज को पैदा किया और खुद ही उनको कंज्यूम कर लिया तो वो सर्विसेज भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाती। गुड्स का प्रोडक्शन अगर किया गया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो शामिल होगा। जैसे कि एक बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को बेचने की बजाय कुछ प्रोडक्ट्स अपने घर ले जाता है, जिसे हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, तो वो जो प्रोडक्शन बिजनेसमैन अपने घर ले गया है वो शामिल होगा नेशनल इनकम में। लेकिन अगर बिजनेसमैन का काम है सर्विसेज देना और उसने सर्विसेज को सेल्फ कंज्यूम किया है तो उसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स।
हाउस वाइफ्स की सर्विसेज क्योंकि हमने बेची नहीं है बल्कि घर में ही औरतों ने काम किया, तो इसके बदले में हमें उन्हें कोई मॉनेटरी अमाउंट नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहलाता है और इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स, यानी कि वो इनकम या वो पेमेंट जिसके बदले में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न में नहीं दिए जाते, उन्हें भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना चाहिए। नंबर 5, विंडफॉल गेन्स, जैसे कि लॉटरी। अगर अचानक हमें कहीं से फायदा हो जाता है, कोई गेन हो जाता है, कोई इनकम हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे कि लॉटरी लग गई या हमने कोई गेम शो जीत लिया, जैसे कि केबीसी में हम लोग 5 करोड़ रुपए जीत गए, तो इस प्रकार की इनकम को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। नंबर 6, इल्लीगल इनकम, यानी कि गैर कानूनी आय, जैसे कि स्मगलिंग, गैम्बलिंग या ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी, जिसमें लोग गुड्स को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं ताकि मार्केट में उनकी कमी हो जाए, और जब वो आइटम मार्केट में कमी होने की वजह से महंगा हो जाता है तब उसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। दैट इज ब्लैक मार्केटिंग। इस प्रकार की कोई भी इलीगल इनकम नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाती। देन पॉइंट नंबर 7, डायरेक्ट टैक्सेस such as income tax which are paid by employees from their salaries are included but not need to add separately, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम एम्प्लॉयज अपनी सैलरी से पे करते हैं, तो ये टैक्सेस नेशनल इनकम में जुड़ते जरूर हैं जैसे कि इनकम टैक्स, लेकिन इसे अलग से नहीं जोड़ना पड़ता क्योंकि ये एम्प्लॉय अपनी सैलरी से पे करता है, और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो हम लोग नेशनल इनकम में जोड़ते ही हैं। डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यानी कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय जब हम लोग जोड़ेंगे तो एम्प्लॉय की सैलरी तो जुड़ी जाएगी, तो हमें डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स को अलग से नहीं जोड़ना पड़ेगा। लाइकवाइज इसी प्रकार से कॉर्पोरेट टैक्स विच इज पेड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स आएगी, मतलब है जो कंपनी के द्वारा पे किया जाता है अपने प्रॉफिट पर, फ्रॉम इट्स प्रॉफिट, इज इंक्लूडेड, अर्थात ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस के द्वारा नेशनल इनकम में जुड़ता है, बट नॉट नीड टू एड सेपरेटली, लेकिन हमें कॉर्पोरेट टैक्स अलग से नहीं जोड़ना पड़ता क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स तो प्रॉफिट का पार्ट है और प्रॉफिट खुद ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को नेशनल इनकम में जोड़ा तो जाता है लेकिन इनको अलग से नहीं जोड़ना पड़ता क्योंकि इनकम टैक्स पार्ट है सैलरी का और कॉर्पोरेट टैक्स पार्ट है प्रॉफिट का, यानी कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स हमें अलग से नहीं जोड़ने हैं। बट वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स आर एक्सक्लूडेड, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना चाहिए, सिंस क्योंकि दे आर डीम्ड टू बी पेड फ्रॉम द पास्ट सेविंग्स एंड वेल्थ, क्योंकि वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स हमेशा पास्ट सेविंग्स यानी कि भूतकाल में हमने जो बचत की थी या हमारे पास जो संपत्ति थी उससे दिया जाता है वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स, और वो संपत्ति तो और वो सेविंग्स ऑलरेडी नेशनल इनकम में जुड़ चुकी होंगी जिस साल में हमने वो पैसा कमाया था, तो वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स को किसी भी रूप से नेशनल इनकम में शामिल नहीं करना चाहिए, और ये भी दोनों डायरेक्ट टैक्स ही होते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी हैं जैसे कि सेल्स टैक्स या जीएसटी कह सकते हो, आजकल तो जीएसटी चल रहा है, सेल्स टैक्स खत्म ही हो गया, एक्साइज ड्यूटीज विच टेंड टू इंक्रीज मार्केट प्राइसेस आर नॉट इंक्लूडेड, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये टैक्सेस केवल और केवल वस्तु की कीमत को बढ़ाने का काम करते हैं, और यही कारण है कि हम लोग नेशनल इनकम को हमेशा फाइंड आउट करते हैं फैक्टर कॉस्ट पर, यानी कि NNP@FC। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स।
इंटरमीडिएट गुड्स को भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। अगर इनको शामिल कर लिया गया तो इससे डबल काउंटिंग हो जाएगी। हमें केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही शामिल करना है नेशनल इनकम में। इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। यही सब कहलाते हैं प्रिकॉशंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है लीकेज एंड इंजेक्शंस। अगर इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है, सर्कुलर फ्लो का मतलब हाउस होल्ड से पैसा पहुंचता है फर्म के पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में, और वही पैसा फिर हाउस होल्ड के पास आ जाता है फैक्टर इनकम्स के रूप में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो अगर इनकम के सर्कुलर फ्लो के दौरान हमारी इकोनॉमी से पैसा लगातार कम हो रहा है तो उसे बोलेंगे लीकेज। लेकिन अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दौरान हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ रहा है तो वो कहलाएगा इंजेक्शंस। जैसे कि आगे बताया गया है, अ लीकेज मीन विड्रॉल ऑफ अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर इनकम के सर्कुलर फ्लो के दौरान कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया गया बीच में, जैसे कि फॉर इंस्टेंस सेविंग्स, यानी कि जो पैसा फर्म ने हाउस होल्ड को दिया था वो सारा का सारा पैसा हाउस होल्ड ने खर्च नहीं किया गुड्स एंड सर्विसेज पर, जिसकी वजह से फर्म्स के पास पैसा कम पहुंचेगा और फिर फर्म कम ही पैसा पे कर पाएगी दोबारा हाउस होल्ड्स को। इस प्रकार से अगर हाउस होल्ड बार बार सेविंग करते रहे तो इकोनॉमी को नुकसान होगा। यही कारण है कि हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि ये एक प्रकार का पैराडॉक्स है, यानी कि सेविंग करना एक माइक्रो के हिसाब से अच्छी बात है, एक इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से, लेकिन मैक्रो लेवल पर सेविंग्स कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। फॉर इंस्टेंस सेविंग्स एंड टैक्सेस बाय हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स एज वेल एज इंपोर्ट पेमेंट्स आर फॉर्म ऑफ लीकेज। यानी जितना पैसा फर्म ने हाउस होल्ड को दिया था उसमें से कुछ पैसा हाउस होल्ड ने बचत के रूप में अपने पास रख लिया, कुछ पैसा गवर्नमेंट को दे दिया टैक्सेस के रूप में, और कुछ पैसा खर्च कर दिया विदेशी प्रोडक्ट्स पर, उन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा करने पर फर्म के पास पैसा कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दौरान हमें इनकम इकोनॉमी के अंदर घटती हुई दिखाई देगी। तो यही कहलाते हैं लीकेज। इंजेक्शंस में इसका उल्टा होगा। इंजेक्शंस आर एडिशन ऑफ मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि इनकम के सर्कुलर फ्लो के दौरान अगर देश में पैसा बढ़ रहा है तो वो कहलाएगा इंजेक्शन। जैसे कि इन्वेस्टमेंट, ये सेविंग का उल्टा है। जब हाउस होल्ड ने सेविंग की थी तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दौरान इकोनॉमी में पैसा घट गया था, लेकिन वही पैसा जब दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा इकोनॉमी के अंदर तो वो हो जाएगा इंजेक्शन। सेम ऐसे ही जब हमने टैक्सेस दिए थे गवर्नमेंट को तो वो लीकेज था, लेकिन जब गवर्नमेंट वही पैसा इकोनॉमी पर दोबारा खर्च करती है तो वो इंजेक्शन का काम करता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया सड़क बनाने पर, या गवर्नमेंट स्कूल्स पर, या हॉस्पिटल्स पर, या कहीं भी गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च कर रही है तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए इंजेक्शन कहलाएगा, क्योंकि इससे इनकम का जो सर्कुलर फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा। सेम इसी प्रकार से इंपोर्ट, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लीकेज का, क्योंकि हाउस होल्ड्स पैसा जो खर्च करेंगे वो विदेशी प्रोडक्ट पर पैसा खर्च करेंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में पैसा घट जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट के कारण पैसा बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने पर विदेशियों से हमें इनकम प्राप्त होती है और हमारी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता है, जिसकी वजह से इनकम का सर्कुलर फ्लो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है और इसके 3 रिलेटेड फेजेस कौन कौन से होते हैं। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम? नेम इट्स 3 रिलेटेड फेजेस। द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ सर्कुलर फ्लो। जब कोई भी फर्म प्रोडक्शन करती है तो उसे इनकम जनरेट होती है और वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है हाउस होल्ड्स के बीच, जिसे बोलते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और वही पैसा जब वापस खर्च किया जाता है, यानी कि एक्सपेंडिचर होता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो यही पैसा वापस पहुंच जाता है फर्म्स के पास। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि इनकम हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट
इन्हीं के बीच में इनकम घूमती रहती है। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। प्रोडक्शन गिव्स राइज टू इनकम। जब प्रोडक्शन होगा तो इनकम पैदा होगी। इनकम गिव्स राइज टू डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब इनकम पैदा होती है तो उससे परिवारों की डिमांड बढ़ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एंड डिमांड इन टर्न गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर, और यही डिमांड पैदा करती है एक्सपेंडिचर को। जब डिमांड पैदा होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। एक्सपेंडिचर लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन, और जब हम लोग पैसा खर्च करते हैं तो ये एक्सपेंडिचर वापस पहुंच जाता है फर्म्स के पास, और फर्म्स इस अमाउंट को दोबारा यूज करती हैं प्रोडक्शन करने के लिए। और जब प्रोडक्शन होगा तो फिर इनकम पैदा होगी, फिर एक्सपेंडिचर होगा, तो ये प्रोसेस लगातार ऐसे ही चलता रहता है। Thus, the flow of production, income and expenditure becomes circular with no beginning or no end. यानी कि इन तीनों पॉइंट्स का कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि कहानी शुरू होगी प्रोडक्शन से या कहानी खत्म होगी एक्सपेंडिचर पर, क्योंकि एक्सपेंडिचर अगर होगा तो दोबारा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो इनकम पैदा होगी, इनकम पैदा होगी तो फिर एक्सपेंडिचर भी होगा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये 3 फेजेज होते हैं, और यही कारण है कि नेशनल इनकम निकालने के भी यही 3 मेथड्स हैं: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट, अब जितने भी हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर में पढ़े हैं उनको एक बार दोबारा एक नज़र में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर फिलहाल आपका खत्म हो चुका है। अब एक फॉर्मूले ये दोबारा देखने हैं एक नज़र में, और अगले सेशन में मैं आपको शुरू कराऊंगा क्वेश्चंस, क्योंकि केवल चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसके अधिक से अधिक क्वेश्चंस नहीं करके जाएंगे एग्जाम में। पहला फॉर्मूला है वैल्यू एडेड मेथड का, जिसमें आपको बताया गया था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। दूसरा था इनकम मेथड, जिसमें आपको फॉर्मूला बताया गया था एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, जहां पर एनडीपी एट एफसी को ही डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है, उसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम। वही कहलाता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमी, इसी को बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, और इसका मतलब होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमें 4 एक्सपेंडिचर्स जोड़ने पड़ते हैं। वो एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड ने किया है, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने किया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को जोड़ने पर जीडीपी एट एमपी निकलता है, और यही कहलाता है एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसे निकालने के लिए हमें 2 चीजों को प्लस करना पड़ता है: ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। जिसका सिंपल लॉजिक आपको बताया गया था कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हमेशा 2 चीजों पर की जाती है, या तो फिक्स्ड असेट्स पर, या फिर इन्वेस्टमेंट की जाएगी स्टॉक में, स्टॉक को बढ़ाने के लिए। नेट कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, और ये बेसिक फॉर्मूला भी होता है। आपको बताया गया था कि किसी भी आइटम में से अगर हम लोग डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब होता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स में प्लस किया जाता है चेंज इन स्टॉक, या फिर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड को मल्टीप्लाई किया जाता है प्राइस से। नेक्स्ट, जीडीपी में से अगर माइनस कर दिया जाए डेप्रीसिएशन तो ये कन्वर्ट हो जाता है एनडीपी में। फिर वही बात आपको बताई जा रही है बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। डेप्रीसिएशन माइनस करने पर ये जो ग्रॉस था ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम आपको पढ़ाया गया था
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, न्यूमेरिकल्स में या तो डेप्रिसिएशन वर्ड आएगा या फिर लिखा होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनकी कीमत घट जाती है, वही कहलाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, या फिर कांस्टेंट यूज के कारण, या फिर एक्सीडेंटल डैमेजेस के कारण, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के कारण। जीडीपी में अगर प्लस कर दिया जाए एनएफआईए तो डोमेस्टिक कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल में, जिसकी वजह से ये जीडीपी बन जाएगा जीएनपी। जो डोमेस्टिक जो था वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा एनएफआईए ऐड करने पर। मार्केट प्राइस में से अगर माइनस कर दिया जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर कॉस्ट में। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस की जाती है सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं जीएसटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, प्रोडक्शन ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, या फिर सेल्स में प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस किया जाता है ओपनिंग स्टॉक, और इसी को बोलते हैं इंक्रीज इन स्टॉक। जीडीपी एंड एमपी को ही बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ द इकोनॉमी, और इसी को बोलते हैं जीडीपी। यही कहलाता है जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसका मतलब होता है वैल्यू एडेड यानी कि प्रोडक्शन। कॉर्पोरेट टैक्स को ही बोलते हैं कंपनी टैक्स या प्रॉफिट टैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कहा जाता है सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, या फिर कह सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, या फिर यही कहलाता है सेविंग्स ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास से आपको पढ़ाया जाएगा क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के द्वारा ही आप प्रॉब्लम्स को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। पहले चैप्टर की तैयारी कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स जो आपको कराए जाएंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कराए जाएंगे, उन पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।